लोकसभा चुनाव में भी वाम मोर्चा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था। 92 सीटों पर दोनों दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, जिसमें 44 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी और 6 सीटों में 29 पर वाम मोर्चा को जीत मिली थी। उधर बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 4 सदस्यीय एक समिति का गठन भी कर लिया है। 4 सदस्यीय की समिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो हैं। पर हम तो मान लिए हैं दोनों पार्टी कि हमें एकजुट होकर चुनावी जंग छेड़ना है और समय भी हमारे पास ज्यादा नहीं है। इसी बीच दोनों पर मिलकर सारे राजनीतिक आंदोलन हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सीट शेयरिंग, मतलब कितने सीट किसको, सीट कैसे बंटवारा होगी, इसके लिए ये मुद्दा अभी तक मतलब अंतिम चरण पर नहीं पहुंचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जरूर हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अपना बात रखे हैं, वो लोग अपना बात रख रहे हैं। ये तो रातों रात एक दिन में सीट शेयरिंग समाप्त नहीं होते। प्रिंसिपली मान लिए हैं, चर्चा शुरू हो गए हैं, एक साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का भी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन संख्या में हम लोग अभी तक नतीजा में नहीं पहुंचा कि किस संख्या में कौन पार्टी कितने कहां लड़ेंगे। बस तो लगातार पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर जो है वो कस ली है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी संदीप जी, जिस तरीके से बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने वहां पर अपनी कमर कस ली है। बीजेपी और टीएमसी में खासतौर पर टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जो ये गठबंधन किया गया है कांग्रेस और वाम मोर्चों की तरफ से, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये गठबंधन अब कुछ असर वहां पर दिखा पाएगा या फिर वोट काटने के काम करेगा? देखिए सुंदर जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सभी पार्टियां बंगाल में अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, की कड़ी में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस और वाम दलों ने भी आपसी जो गठबंधन है वो करने की सोच ली है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है। पहले भी ये एक्सपेरिमेंट बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चा कर चुका है, तो इनको इसमें सफलता भी मिली है। आपको बता दूं, करीब 44 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 29 सीटें वाम मोर्चा को मिली थी। तो वही चीज दोबारा एक्सपेरिमेंट के तौर पे कांग्रेस और वाम मोर्चा करना चाहती है, ताकि दोनों जो पार्टी हैं वो अपनी इस जो उपस्थिति है उसको बंगाल चुनाव में दर्ज करा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा कर सके। इसको यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों में अगर बात की जाए बीजेपी और टीएमसी की, तो जबरदस्त टक्कर होने वाली है, क्योंकि टीएमसी के कुछ नेता बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो गठबंधन है वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? देखिए केंद्र जी, जिस तरीके से टीएमसी के कई बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस चीज का नुकसान टीएमसी को लाजमी होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लगातार फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की बात करूं, तो ये भी जो नुकसान है कहीं ना कहीं टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस गठबंधन में शामिल हो जाती हैं ममता बनर्जी, टीएमसी भी अगर इस गठबंधन का हिस्सा हो जाती है, तो क्या कुछ फायदा उन्हें मिलेगा? क्योंकि ये अपील की गई है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कि वो टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर लें। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के साथ में 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो बंगाल चुनाव का सारी चीजें देख रही है, तो उसमें अगर ममता बनर्जी भी कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है, तो कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। जो एक वोट बैंक है, जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक है या जो एक एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो बटने से बच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना कैंपेन चलाया है, तो भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना भी एक चुनौती होगी।
संदीप जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है टीएमसी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और वाम मोर्चा एक तरफ हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वोट का जो नुकसान होगा, जैसे कि आपने बताया कि टीएमसी को उसका वोट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसे में टीएमसी कांग्रेस के साथ ऐसे में हाथ मिलाएगी, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर क्या कुछ जनाधार फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पार्टी का अपना कुछ बैंक होता है, उसके अलावा जब सभी पार्टियां एक साथ मिल जाती है, जिस तरीके से आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को कुछ सीटें मिली। अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें भी कांग्रेस को वहां पे मिल पाती। तो गठबंधन के बाद कुछ वोट बैंक होता है जो बटने से बच जाता है और वो कहीं ना कहीं सीटें दिलाने में कामयाब हो जाता है। क्या वजह मानते हैं संदीप, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होती है, कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार भी है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से वहां पर भी जनाधार घटता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस का? देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का बंगाल में माहौल है वैसा ही माहौल कांग्रेस का बिहार में था और वैसा ही ये दूसरे प्रदेशों में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार कम हुआ है और उसका रीजन है इनका संगठन का कमजोर होना और लोगों के बीच में पकड़ का कमजोर होना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने की जरूरत है और लोगों के बीच में रहने की जरूरत है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अभी तक सफल नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के टाइम पर आपको फील्ड में दिखाई देती है और उसके बाद गायब हो जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का वीक पॉइंट है। दीप जी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही है कि आंदोलन भी हम मिलकर कर रहे हैं वाम मोर्चे के साथ, तो क्या ऐसे में जिस तरीके से आवाज किसानों की उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसका कोई फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई वहां पर दे रहा है? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगा कि बंगाल के अंदर किसान आंदोलन का कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी या वाम मोर्चा को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे ये चीज अभी उस लेवल पर नहीं है, उस लेवल पर विरोध भी नहीं है और वहां पे सरकार ऑलरेडी टीएमसी की है, वहां पे बीजेपी की सरकार भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन का कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट बंगाल चुनाव में होने वाला है। संदीप, जिस तरीके से अगर बात की जाए हरियाणा पंजाब की, तो यहाँ पर और कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी तो बीजेपी का खासतौर पर विरोध हो रहा है, तो क्या बंगाल में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया था, हरियाणा और पंजाब की राजनीति बिल्कुल अलग है और बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि जो इफेक्ट पंजाब और हरियाणा में हो सकता है वो चीजें बंगाल में नजर आएंगी। बंगाल का चुनाव बिल्कुल अलग है, मुद्दे अलग है, माहौल अलग है, वहाँ का मौसम अलग है, सब कुछ बंगाल का बिल्कुल अलग है। आप वहां पर मानते हैं कि बंगाल में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस और वाम मोर्चे को अपने दम पर वहां पर मिल सकती है? बिल्कुल हितेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि वाम मोर्चा के साथ अगर कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है, अदरवाइज दोनों पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तमाम जानकारी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से वहां पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उसको आपने समझाने की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड और बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही इंटेलिजेंस इनपुट साझा किए जा रहे हैं। इन्हीं मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में उन फरार आतंकियों के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है। पुलिस को शक है कि यह आतंकी संगठन किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और दिल्ली के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जिन आतंकी संगठनों के पोस्टर लगाए गए हैं उनमें से अधिकतम आतंकी खालिस्तानी आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। और दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के साथ कई इनपुट्स साझा किए हैं जिसमें इस बात की आशंका भी जताई गई है कि खालिस्तानी आतंकी इन भोले भाले किसानों का फायदा उठा करके इनके बीच में बैठकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि देश का माहौल खराब किया जा सकता है। और इन्हीं आशंकाओं के चलते दिल्ली पुलिस खुफिया एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में। रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है। इस नेशनल फेस्टिवल को पीसफुली और सिक्योरली बनाने के लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं और इसके मद्देनज़र हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे खालिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा,
सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ये कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। पहला, हमने पिकेटिंग और पेट्रोलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर दी है। दूसरा, हमने मार्केट एसोसिएशंस, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, प्रहरीज, आइज एंड ईयर स्कीम, इन स्कीम्स के अंतर्गत हमने कई लोगों से मुलाकात करी है, उनको सेंसिटाइज किया है। तीसरा, हमने कई जगह पोस्टर चस्पा किए हैं उन आतंकवादियों के जिनको दिल्ली पुलिस की तलाश है, और हमने उन पोस्टर के माध्यम से पब्लिक से अपील करी है कि जहाँ भी इस तरह के आतंकवादी आपको दिखे तो तुरंत उसकी सूचना कंसर्न पुलिस स्टेशन को दी जाए। दिल्ली पुलिस ने चस्पा कर दिए हैं फरार आतंकियों के पोस्टर और दिल्ली में लगातार सावधानी बरती जा रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसका फायदा खालिस्तानी आतंकी भी उठा सकते हैं, इस बारे में पहले से इनपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाना है, उसको लेकर के और भी ज्यादा सतर्कता। राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के खुफिया विभाग की तरफ से इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि खालिस्तानी आतंकी इस आंदोलन का फायदा उठा सकते हैं, उसी को लेकर के सतर्कता भी बरती जा रही है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं जिस तरीके से ये पोस्टर भी चस्पा किए गए? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करेंगे खालिस्तानी की, तो खालिस्तानी की यानी कि किसानों को जो खालिस्तानी बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं खालिस्तानी का नाम लेकर कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश भी की जा सकती है, या फिर कहीं 26 जनवरी की परेड के चलते तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हिंसा भी की जा सकती है। आप जिस व्यक्ति से जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, अलर्ट नजर आ रही है, क्योंकि जब देश में इस तरीके से राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उससे पहले ही सतर्क हो जाती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि ऐसे मौकों पर किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जाती है शरारती तत्वों की तरफ से। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, क्योंकि जिन लोगों के ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, कब से पुलिस को इनकी तलाश है, क्या इनका संबंध भी किसान आंदोलन से ही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार किसानों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं 26 जनवरी की जो परेड के चलते कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। मगर देखने की बड़ी बात है, जिस तरीके से खालिस्तानी के नाम लेकर कहीं ना कहीं आतंकियों का कह सकते हैं दिल्ली जो है आतंकियों के निशाने पे आ रहा है, क्योंकि 26 जनवरी पे अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि कोई भी घटना ना हो सके 26 जनवरी के चलते। मगर देखना है जिस तरीके से किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं किसानों का जो सहारा लिया जा रहा है, यानी खालिस्तानी को सहारा लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। मगर एक चीज स्पेशल दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और कह सकते हैं केंद्र सरकार तीनों ही काम कर रही है, और तीनों ही लगातार कोई भी अपने घटने के पहले उसको कह सकते हैं रहस्य करने की या फिर कहते प्रक्रिया अपना रहे हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस चौकन्नी है, हर तरीके से कोशिश कर रही है 26 जनवरी पे किसी भी घटना को कोई भी घटना न घट सके, और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही 26 जनवरी पे गौर किया जाए हर मूवमेंट को। मगर देखने वाली बात यह जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था भी चल रही है, और कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति के ऊपर शक होता है तो उसको पूछताछ के लिए रोका भी जाता है, मगर हर तरीके से कोशिश की जा रही है 26 जनवरी पे कहीं ना कहीं कोई भी घटना न घट सके। मगर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है वो जरूर अपना रुख पकड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं परेड के अंदर अपनी जिस तरीके झांकी निकालने की जो बात की जा रही है, यानी कि ट्रैक्टर मार्च के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो परेड को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जा रही है और दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज ब्राजील को निर्यात करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा है कि अभी जब भारत की जनता को ही वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि सवाल यह है, भारत की पूरी जनसंख्या को टीका लगाए जाने से पहले वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई। सरकार को सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार की घोषित नीति होनी चाहिए। और बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके कोरोना के 20 लाख वैक्सीन के डोज जो है उनकी मांग की थी और इसके बाद भारत सरकार ने वैक्सीन भेजने की इजाजत भी दे दी। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज को ब्राजील ले जाने के लिए ब्राजील का एक विमान भारत पहुंच चुका है और इस बीच कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने यह आत्मनिर्भरता 4 से 6 सालों में अर्जित नहीं की है। यह आज़ादी के बाद 73 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं, बच्चों सहित हम 40 करोड़ मुफ्त टीके प्रतिवर्ष देश के नागरिकों को लगाते हैं। वसीम राजा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। वसीम जी, ना अभी आपको वैक्सीन लगी है, ना मुझे लगी है, ना देश के आम नागरिकों को लगी है। अभी शुरुआत में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई है, लेकिन उससे पहले भारत ने बाहर भी भेजनी शुरू कर दी। देखिए जितेंद्र जी, ये जो महामारी आई है विश्वव्यापी महामारी है। जब शुरुआती दौर में आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है इस वैक्सीन की खोज करती रही है और इस वैक्सीन की तलाश में बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े देश भी इस काम में लगे। लेकिन हम अपने देश के वैज्ञानिकों और जहाँ से वैक्सीन, हमारी स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो रही है, ये बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल है। और ऐसी महामारी का समय जब पूरी दुनिया पे एक आपदा पड़ी हुई है, ऐसे में अगर भारत जो है, हिंदुस्तान हमारा देश को सौभाग्य प्राप्त है कि ये वैक्सीन जो है किसी दूसरे की मदद के लिए भी देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना है, पूरे विश्व के साथ चलना है। तो ऐसे में कांग्रेस के सुरजेवाला जी का बयान देना, इन लोगों की तो मैं कह सकता हूँ विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इन लोगों की, कांग्रेसियों की। क्या आप सपोज करो कि अगर भारत ये वैक्सीन बनाने में विफल होता और कहीं दूसरे कंट्री से हमें लेना पड़ता तो हम कहाँ खड़े होते। कहीं ना कहीं ये तो हमारे देश का स्वाभिमान है, हमारे देश के वैज्ञानिक के बधाई के पात्र है कि हम अपने देश के लिए भी ये वैक्सीन का निर्माण करें और दूसरे मुल्कों को भी इसकी आवश्यकता है, उसके लिए भारत खड़ा है। भारत जो है हमेशा लेकिन पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी वसीम जी कि अपने देश के सभी नागरिकों को एक बार वैक्सीन दी जाती, उसके बाद विदेशों में ये भेजी जाती। सुजाता पॉल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। सुजाता जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सुजाता जी, जिस तरीके से सवाल उठाया गया सरकार पर कि अभी तक देश के नागरिकों को वैक्सीन लगी नहीं, बाहर भेजनी शुरू कर दी है, इसको कहीं ना कहीं राजनीति करार दिया जा रहा है क्योंकि देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ बीजेपी के अनुसार कि हम दूसरे देशों की भी सहायता कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम दूसरे देशों की सहायता करें, लेकिन सबसे पहले अपने घर के जो नागरिक है, अपने घर के जो सदस्य हैं, उनको तो वैक्सीन दी जानी चाहिए थी। निश्चित
तौर पर पहले देश के लोगों को लगनी चाहिए ये वैक्सीन, और जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि पहले देश के हर नागरिक को ये वैक्सीन मिले, उसके बाद इसका निर्यात किया जाए? मतलब सरकार आखिर करना क्या चाहती है? केवल उनको वैक्सीन देना चाहती है जिनको ये देना चाहती है, और पैसे कमाने के लिए ये निर्यात कर रही है। इनके लिए पैसा, सत्ता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि देश के नागरिकों की जिंदगी। जिस प्रकार से कोरोना को पहले मोदी जी की ट्रंप रैली की वजह से हमें देखना पड़ा, उनके कारण ये इस तरह से खतरा हमारे यहां बना, अब खतरा और बढ़ा रहे हैं। जब वैक्सीन आ गई है तो क्या देश के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए? बाहर भेजने का क्या मतलब है? अभी तक यह भी ऐलान नहीं किया गया कि देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। उससे पहले आपने निर्यात शुरू कर दिया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल उठेंगे, क्योंकि विपक्ष की हर आवाज को आप ये कह करके नकार नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। अगर देश के जो नागरिक है उनको ही आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। हम एक बात कहेंगे कि कांग्रेस का तो हर बात पे सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि हम इस वैक्सीन का विरोध करेंगे, हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उन्होंने तो सबसे बड़ा अपमान शुरुआत के दौर में, जब वैक्सीन लगने का डेट फाइनल हुआ, वैक्सीन जब राज्यों को भेजने की तैयारी हो रही थी, उस समय कांग्रेस के लोग, उस टाइम कांग्रेस के लोग ही कह रहे थे कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। ऐसी वैसी शब्दावली का प्रयोग करके देश के वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का अपमान किया कांग्रेस ने। और आज जब हम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे हम अपने दूसरे राज्यों में, विदेश में अगर हम उसकी मदद करने जा रहे हैं, हमने तो कोरोना काल में भी जब कोरोना एकदम, अरे सुनिए तो सही वसीम जी, ये बता दीजिए हमारे देश में क्या कोरोना से मरने वालों की संख्या खत्म हो गई क्या? हमारे देश में कोरोना महामारी फैल नहीं रही क्या? हमारे देश में सिर्फ अभी तक डॉक्टरों को दी जा रही है वैक्सीन, लेकिन उसके अलावा कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है। उसको रोकने के लिए क्या देश में ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि पहले देश के नागरिकों को दी जाए वैक्सीन? बिल्कुल देनी चाहिए। प्राथमिकता के तौर पे पहले सभी राज्यों में वैक्सीन को भेजा गया। एक वैक्सीन देने की एक प्रक्रिया बनाई गई, किस आधार पे, किस स्तर पे, किस किस लोगों को कब कब वैक्सीन दी जाएगी। और सबसे पहले जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, उनको पहले कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको, जो जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है, उनको वैक्सीन दी जाएगी। धीरे धीरे हम पूरे देश व्यापी हम देश के हर एक जनता की चिंता करेंगे, देश के एक एक नागरिक के लिए ये योजना लेके आएंगे। लेकिन शुरुआत के दौर में जहां बहुत सारे देश इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उन देशों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर हम वहां पर मदद करते हैं, सहायता करते हैं किसी देश का, तो उसमें कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? सुजाता जी, अगर हमारा देश किसी दूसरे देश की सहायता करता है तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? देश को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस देश का विपक्ष है, इसलिए हर नागरिक की, आज हमारा देश हिंदुस्तान, भारत वो देश हो गया जो दूसरों की मदद कर रहा है। आपके राज्य में, कांग्रेस के राज्य में हम हाथ फैला के खड़े होते थे। कांग्रेस के राज में हम दूसरे के मुंह देखा करते थे। कांग्रेस के राज होता था तो हम हाथ फैला के दूसरे से मांगने की बात करते थे। आज हमारा देश ऐसा देश हुआ है कि हम दूसरे को देने वाले देश बने हैं। चुपचाप रहिए और बात को सुनिए। आप आज 70-75 साल के बाद अगर सत्ता में आए हैं तो इसलिए नहीं आए क्योंकि आप ही सत्ता संभाले बैठे थे। जिस लेबोरेटरी में ये वैक्सीन बनी है, वो लेबोरेटरीज आज की नहीं बनी हुई है। इसलिए फालतू की बातें मत बताइए, और हर बात पर सवाल उठाना हमारा काम है। अगर आप कुछ गलत करेंगे, देश की जनता के साथ गलत करेंगे, तो हम सवाल उठाएंगे। अरे आप आवाज उठाइए ना सुजाता जी, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप पंजाब में आवाज उठाइए, आवाज उठाते रहिए। ये कह रहे हैं कि आप आवाज उठाते रहिए। मैंने आपके बीच में बोला, पंजाब के अंदर एकदम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रशासन का बिल्कुल कंट्रोल। सुनने का मादा रखिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता है, इनके अंदर सुनने का मादा नहीं है। नया स्ट्रेन आ चुका है देश में, मगर ये दूसरे देश के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें
पैसा चाहिए, इन्हें राजनीति करनी है। अगर इन्हें जरा शर्म होती, अगर इन्हें चिंता होती देश के लोगों की, तो ये पहले देश के एक एक व्यक्ति को ये वैक्सीन उपलब्ध करवाते। अरे आप तो वो पार्टी है जिन्होंने वैक्सीन को भी बेचने का काम किया। आपने ये कहा था बिहार के चुनाव में कि ये बिहार के लोगों को मुफ्त मिलेगी, तो क्या बाकी लोगों को नहीं मिलनी थी? आज इस बात को साफ कर बिल्कुल दिया सुजाता गया जी, है। ये एक चुनावी मुद्दा था। बहरहाल क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन बन चुकी है और देश में भी लगनी शुरू हो गई है, लेकिन विदेश में वैक्सीन को भेजने का फैसला अब सरकार ने लिया है। सुजाता जी, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वसीम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ब्राजील में अब ये भेजने का वैक्सीन को फैसला लिया गया है, उस पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और ये मांग की जा रही है कि सबसे पहले देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन दी जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।